ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना 5वां पाठ चल रहा था जल संबंध। उसमें आज हम पढ़ाएंगे परासरण का महत्व। क्या है बच्चों? परासरण का महत्व। हमने बताया था आपको परासरण की क्रिया में कि विलायक या जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती थी? परासरण। अब अपना टॉपिक है परासरण का महत्व। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है, परासरण का महत्व क्या है। पादपों में जो जल का अवशोषण हो रहा है, मतलब मृदा से जड़ें पानी को अवशोषित कर रही हैं, तो वो परासरण की क्रिया के द्वारा ही कर रही हैं। तो पादपों में जल का अवशोषण कौन सी क्रिया द्वारा हो रहा है बच्चों? परासरण की क्रिया द्वारा। दूसरी बात, जब पानी नीचे से पौधे के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है, तो एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका में जल का स्थानांतरण होता है, तो वो भी कौन सी क्रिया द्वारा होता है बच्चों? परासरण की क्रिया द्वारा। मतलब एक कोशिका से जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से दूसरी कोशिका तक अर्थात निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो वो भी कौन सी क्रिया द्वारा कर रहे हैं बच्चों? परासरण की क्रिया के माध्यम से। तीसरी बात क्या है? वाष्पोत्सर्जन। जानते ही हो आप, पानी का पत्तियों से वाष्प बनकर निकलना और वायुमंडल में उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रों के माध्यम से होती है। तो जो रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, तो जब रंध्र खुलते हैं तो पानी बाहर निकलता है, जब बंद होते हैं तो पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो रंध्रों का खुलना व बंद होना भी कौन सी क्रिया के द्वारा होता है बच्चों? परासरण की क्रिया के द्वारा। दूसरी बात, बीजों व फलों का स्फुटन व प्रकीर्णन। स्फुटन का मतलब होता है फटना, प्रकीर्णन का मतलब होता है जब फल फटता है तो बीज बाहर निकलते हैं, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से अन्य स्थान पर जाते हैं, तो उसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो वो भी बच्चों कौन सी क्रिया द्वारा होता है? परासरण की क्रिया द्वारा। और ध्यान रखना है, उच्च परासरणीय सांद्रता के कारण पौधे जो हिमीकरण, हिमीकरण मतलब जानते हो, जैसे सर्दियों का मौसम है तो उनका जीव द्रव्य है कोशिका के अंदर, वो जम नहीं जाए, उसका प्रतिरोध। दूसरी बात, जब सर्दी गर्मी आती है तो गर्मी में क्या होता है? अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो जीव द्रव्य सिकुड़ ना जाए, कोशिका पिचक ना जाए, अर्थात शुष्कन की जो अवस्था है उसका भी प्रतिरोध एक तरह से परासरण की क्रिया द्वारा ही करते हैं। ये था बच्चों परासरण का महत्व। अपना जो टॉपिक है अगला, वो ध्यान रखना है आपको, जीव द्रव्य कुंचन। क्या है बच्चों? जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन का मतलब क्या है? जब किसी कोशिका को अधिक समय तक अति पराशरी विलयन में रखा जाता है। बता चुके हैं अति पराशरी विलयन का मतलब क्या है? जिसमें जल के अणुओं की संख्या कोशिका रस में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या से कम होती है, उसे हम अति पराशरी विलयन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि हम किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन के अंदर रखते हैं तो देखा जाता है कि कोशिका के अंदर का जो जीव द्रव्य है उसमें जो जल होता है वो बाहर निकलने लग जाता है, और हम कह सकते हैं धीरे धीरे जीव द्रव्य सिकुड़ने लग जाता है और वो एक तरह से परिधि की ओर या बीचों बीच में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कोशिका धीरे धीरे संकुचित होने लग जाती है, पिचक जाती है। ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। और ये जब पहली स्थिति में होता है, पहली बार जब स्थिति होती है तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक या प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। अब ध्यान रखना है, उस कोशिका को तो हम कहेंगे जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, तथा यह क्रिया क्या कहलाती है? जीव द्रव्य कुंचन। अब इसके विपरीत एक दूसरी क्रिया है बच्चों, जीव द्रव्य विकुंचन।
उसमें तो हमने किसमें डाला था बच्चों, जीव द्रव्य कुंचन में तो कोशिका को किसमें डाला था, अति पराशरी विलयन में। ध्यान रखना है, इसमें कोशिका को, जो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है अर्थात जिसका जीव द्रव्य सिकुड़ गया है, कोशिका पिचक गई है, उसको हम अब किसमें डालेंगे, अति पराशरी विलयन की बजाय हम किसमें डालेंगे, अल्प पराशरी विलयन के अंदर। और हम जानते हैं अल्प पराशरी विलयन के अंदर जलकणों की संख्या कम अधिक होती है। तो अब क्या होगा, कोशिका के अंदर जल प्रवेश करने लग जाएगा, बाहर से कोशिका के अंदर जल जाने लग जाएगा परासरण की क्रिया द्वारा, हम पहले बता चुके हैं आपको। तो धीरे धीरे कोशिका फूलने लग जाएगी, स्फीत होने लग जाएगी, और उस कोशिका को हम क्या कहेंगे बच्चों, जीव द्रव्य विकुंचित कोशिका, तथा यह क्रिया क्या कहलाती है, जीव द्रव्य विकुंचन। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये 3 प्रक्रियाएं बताइए हमने आपको। अब ध्यान रखना है, अगला टॉपिक है, कोशिका में कुछ दाब लगते हैं। अब वो दाब कौन कौन से हैं, पहला दाब है जो, वो है परासरण दाब। क्या है बच्चों, परासरण दाब, इसको शॉर्ट में हम ओपी कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब का मतलब क्या होता है, देखो समझाते हैं आपको। यहाँ पर हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है, और इस पात्र को 2 भागों में डिवाइड कर लिया हमने। एक तरफ हमने भर दिया तनु विलयन, एक तरफ भर दिया हमने सांद्र विलयन। अब आपको पता है बच्चों, परासरण की क्रिया द्वारा जल कहां से कहां गति करेगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करेगा। इस तरह से करेगा, नहीं करेगा बच्चों। तो हम देखते हैं कि तनु विलयन से जल कहां गति कर रहा है, सांद्र विलयन की ओर। तो अब हम क्या करेंगे, विलायक के अणु जो इधर जा रहे हैं, सांद्र विलयन की ओर गति कर रहे हैं, तो हम इधर से यदि कोई दाब लगा दें, इधर से मैंने हवा डाली या वायु का प्रेशर दिया, तो जो अणु इधर जा रहे थे वो जाने से रुक जाएंगे। तो यही एक तरह से परासरण दाब होता है। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है, वह दाब जो शुद्ध विलायक के अणुओं को अर्थात जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली में से दूसरी ओर जाने से रोकता है, मतलब दूसरी ओर जाने नहीं देता है, उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, परासरण दाब। उसके बाद एक और दाब है, दूसरा, वो है बच्चों ध्यान रखना है, स्फीत दाब, जिसको शॉर्ट में टीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीपी, टर्गर प्रेशर। स्फीत दाब का मतलब क्या है, सुनना। इसके अंदर हमने क्या भर रखा है बच्चों, जल भर दिया इस पात्र के अंदर, और अब इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, एक कोशिका को डाल दिया। वो कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कह लो, उसको हमने डाल दिया। तो आपको पता है डेफिनेट जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। प्रवेश करने के बाद उसके जीव द्रव्य के अंदर जाएगा, जीव द्रव्य तनाव में आ जाएगा, तनाव में आने के बाद वो दोबारा से, जैसे ये तो बाहर कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है, और ये क्या होता है, उसका जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है। तो जल बाहर से कोशिका द्रव्य के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद अब कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य तनाव में आ गया, वो किस पर दाब लगा रहा है, कोशिका झिल्ली पर, और कोशिका झिल्ली भी तनाव में आ गई है, वो किस पर दाब लगा रही है बताओ, कोशिका भित्ति पर। तो सीधी सी बात क्या है, स्फीत अवस्था में कोशिका झिल्ली, क्या कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्फीत दाब। ध्यान रखना है, ये कोशिका झिल्ली किस पर लगा रही है बच्चों, कोशिका भित्ति पर। अब इसका विपरीत है भित्ति दाब, इसको कहते हैं बच्चों WP, वाल प्रेशर। अभी हमने बताया था, कोशिका को हमने जल में डाला था, कोशिका स्फीत अवस्था में आ गई थी, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर, जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली पर लगा रहा है, और कोशिका झिल्ली किस पर लगा रही है बच्चों, कोशिका भित्ति पर। अब ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति भी तनाव में आ गई है,
लेकिन आप जानते हो पादपों में कोशिका भित्ति बहुत ही कठोर होती है, तो ये भी तनाव में आकर, स्फीत अवस्था में आकर दोबारा से कोशिका झिल्ली पर दाब लगा देती है विपरीत दिशा में। अर्थात कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर जो दाब लगाया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, भित्ति दाब। तो ये 3 आपको प्रेशर याद रखने हैं। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, चौथी जो परिभाषा है, विसरण दाब न्यूनता, इसको डीपीडी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, ठीक है, डीपीडी। ध्यान रखना है बच्चों, विसरण दाब न्यूनता क्या है, शुद्ध विलायक अर्थात जल का जो विसरण दाब होता है वो अधिक होता है। अर्थात आपको पता है शुद्ध जल बहुत अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तेजी से गति करेगा। अब बात आती है उसमें हमने विलय मिला दिया, तो विलय मिलाने पर हमने देखा कि वो गाढ़ा होता गया। अब यदि हम उसकी गति करा रहे तो गति में थोड़ा अंतर आ गया, तो हम कह सकते हैं उसकी विसरण दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। अर्थात शुद्ध विलायक में हमने जो विलय पदार्थ डाला है और जो सॉल्यूशन अर्थात जो विलयन तैयार हुआ है उसका जो विसरण दाब जो आया है वो शुद्ध विलायक की तुलना में क्या है बच्चों, कम है। अर्थात उसमें विलय मिलाने पर उसके विसरण दाब में क्या आ गई है, कमी आ गई है। इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी। और ध्यान रखना है पादपों में जो कोशिका होती है वो जल का अवशोषण करती है, वो डीपीडी के कारण ही जल का क्या करती है, अवशोषण करती है। इसलिए इसको चूषण दाब या कह सकते हैं हम कोशिका की प्यास भी कहा जाता है। अर्थात डीपीडी के कारण ही एक कोशिका जल का क्या करती है, अवशोषण करती है। बच्चों आज इतना ही काफी है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, वीडियो को ध्यान से देखें, इसके नोट्स हम ऑलरेडी पहले ही भेज चुके हैं। कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परसों अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसलिए आज इसको आप वीडियो को ध्यान से देखकर नोट्स को पढ़ें और याद रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।